Today's our topic is ये हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। और वर्किंग और इंस्टीट्यूशन, वर्किंग मतलब काम करना और इंस्टीट्यूशन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक संस्था जहां पर बैठ कर के लोग काम कर सकते हैं। हम यहाँ इंस्टीट्यूशन में ये तो पढ़ेंगे नहीं कि किसी ऑफिस के अंदर जाकर के कौन प्राइवेट आदमी क्या काम कर रहा है। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में हम सारा का सारा पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए पॉलिटिकल साइंस का ये चैप्टर है, तो इट मींस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और उनके काम करने का कौन सा इंस्टीट्यूशन होता है या हमारे देश के अंदर ऐसा कौन सा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जहां पर बैठ करके हमारे देश के सारे पॉलिटिकल लीडर्स काम करते हैं। According to government order on 13 August 1990, 1990 में 13 अगस्त को ये ऑर्डर पास किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम। ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम मतलब एक ऑर्डर पास किया गया था। उस ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ था, इट सेज दैट 27% वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज विल बी रिजर्व्ड फॉर SEBC। SEBC का मतलब होता है सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, जो हमारे समाज के पिछड़े हुए समाज, हमारे जो समाज के पिछड़े हुए वर्ग हैं, सेक्शंस व्हिच आर बैकवर्ड इन आवर सोसाइटी, दे हैव टू बी केप्ट रिजर्व्ड। या फिर उन सब के लिए हम लोग सिविल पोस्ट के अंदर, जैसे हमारे पास जो सरकारी ऑफिसर्स की जो सीट्स होती हैं उनके जब इलेक्शन होंगे उसके अंदर 27% का रिजर्वेशन हमें रखना होगा। ये किसने बताया हमें? ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम ने बताया, जो कि हमारे देश की सरकार के द्वारा 13 अगस्त 1990 को पास किया गया था। तो आपकी बुक में पहला ही टॉपिक दिया है गवर्नमेंट ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब कि गवर्नमेंट कुछ ऑर्डर देती है और उसकी वजह से देश के अंदर चेंजेस आते हैं। तो समझ में आ गया, हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल लीडर्स के पास कुछ ऐसी पावर्स भी हैं कि अगर वो कुछ ऑर्डर दे दें तो उस बात को जो है पूरे देश के अंदर फॉलो अप किया जाएगा। पहले हमारे देश के अंदर कुछ सिर्फ जैसे OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस हम लोगों ने पढ़ा, SC ST पढ़ा, ST पढ़ा, शेड्यूल्ड ट्राइब, इन लोगों के पास ही सिर्फ रिजर्वेशन हुआ करता था, इनके पास ही कुछ जो है सीट्स रिजर्व थी। लेकिन इस ऑर्डर के आने के बाद हमारे देश के अंदर SEBC जो भी सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड होगा हर एक आदमी के लिए रिजर्वेशन हमारे देश के अंदर कर दिया गया। समझ में आया? इसके बाद बताया द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन वाज टिल देन अवेलेबल ओनली टू शेड्यूल्ड कास्ट। उससे पहले हमारे देश के अंदर जॉब के अंदर जो रिजर्वेशन था वो सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को मिलता था। लेकिन आज एक थर्ड कैटेगरी भी इसके अंदर इंक्लूड कर दी गई है, उसे कहा गया है SEBC। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। Only who belongs to backward caste were eligible for this quota of 27%। जो सिर्फ बैकवर्ड क्लासेस से होते थे उन लोगों को ही 27% का जो है कोटा एक रिजर्वेशन के माध्यम से हमारे देश के अंदर दिया जाता था। Others could not compete for these jobs, और बाकी के लोग इन सभी रिजर्वेशन के अंदर नहीं आते हैं। तो अब हम लोगों ने देखा कितना बड़ा एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया, गवर्नमेंट का ऑर्डर हो गया या 27% जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा SEBC वालों को जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड होंगे। तो हमारे देश के अंदर ऐसे वो कौन आदमी हैं जो इतने इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेते हैं, जिनके एक बार कहने से ही पूरे देश के अंदर सभी लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं? कौन है वो इतने इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल आदमी? क्वेश्चन आता है हु आर द डिसीजन मेकर्स। कौन है वो ऐसे जिनके पास इतने बड़े डिसीजन लेने की ताकत है या उनके डिसीजन में इतनी ताकत है कि वो जो एक बार कह दें वो ही पूरे देश के अंदर फॉलो हो जाता है। हमारे देश के अंदर इस तरीके से कई ऐसे आदमी हैं जो इतने इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जो इतने बड़े बड़े फैसलों को ले सकते हैं। जैसे कि जो ऑफिसर्स मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन ऑफ विच डिपार्टमेंट वाज अ पार्ट। ये हमारे जो इतने बड़े बड़े मंत्रालयों को संभालते हैं वही लोग इस तरह के डिसीजंस को ले सकते हैं। और मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ, एक प्राइम मिनिस्टर और एक प्रेसिडेंट, ऐसे दो आदमी हमारे देश के अंदर अवेलेबल हैं जो किसी भी देश, अपने देश के लिए मतलब कोई भी बड़े से बड़ा फैसला ले सकते हैं आपस में सूझबूझ करके। आपकी बुक में दिया हुआ भी है, प्रेसिडेंट हु इज द हेड ऑफ स्टेट एंड इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। प्रेसिडेंट क्या होता है हमारे देश का? स्टेट मतलब जितनी भी स्टेट हमारे देश के अंदर उन सबका हेड। एक स्टेट के हेड को तो गवर्नर या CM कहा जाता है, ये सारी की सारी स्टेटों का भी हेड होता है, उसे प्रेसिडेंट कहते हैं।
Prime Minister is the second person who is the head of the government and actually exercise all governmental powers. और सारे के सारे गवर्नमेंट की जितनी भी ताकत है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथों में होती है और प्राइम मिनिस्टर वो सेकंड आदमी है जो हमारे देश के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कितने भी बड़े डिसीजन हो सारे के सारे डिसीजंस को प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों ही ले सकते हैं। तीसरी बात आती है, इसमें दिया चैप्टर का नाम वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। अब हमें ये तो पता चल गया हमारे देश के अंदर कौन वो दो आदमी हैं जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। अब वो डिसीजन लेंगे कहां पर या वो कहां बैठ करके काम करेंगे, वही इंस्टीट्यूशन की बात हम यहाँ कर रहे हैं। सो वो इंस्टीट्यूशन होता है हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को ही सबसे बड़ा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन माना गया है और पार्लियामेंट के अंदर दो तरह के हाउस हम लोग पढ़ेंगे, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। राज्यसभा को दूसरे नाम से जाना जाता है, उसे कहते हैं अपर हाउस, और लोकसभा को भी दूसरे नाम से जाना जाता है, उसे कहा जाता है लोअर हाउस। दोनों ही हाउसेस हमारे देश के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही हाउसों से कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस निकलते हैं और इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने वाले प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को माना जाता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? फिर जब हमें पता चला कि हमारे देश के अंदर दो आदमी बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, प्राइम मिनिस्टर है और एक प्रेसिडेंट है, दोनों के दोनों ही लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके काफी इंपॉर्टेंट डिसीजंस को ले सकते हैं। तो अभी एक डिसीजन लिया गया, गवर्नमेंट ऑर्डर लिया गया कि 13 अगस्त को 1990 में एक हमारे पास क्या बना था, नया लॉ बन गया था, कानून बन गया था, जिसके अंदर 27% का रिजर्वेशन सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को देना शुरू कर दिया गया था। क्वेश्चन आता है कि जो ये लॉ बना है हमारा ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम जिसे हम कहते हैं, ये ऐसे ही लॉ नहीं बन गया। बहुत ज्यादा डिबेट इसके ऊपर हुई है क्योंकि कुछ लोग बहस करने पर इस पे आतुर हो गए थे। इसमें बताया गया, कुछ लोग इंडिया के अंदर कहते हैं कि ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम एक बहुत लंबी चेन है इवेंट की, जिसके अंदर ये अपॉइंट किया गया था कि सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को रिजर्वेशन दिया जाएगा और 1979 में कहा गया इट वॉज हेडेड बाय बीपी मंडल। बीपी मंडल नाम के एक आदमी ने कहा कि इसको सरकार को क्लियर करना चाहिए कि सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस कौन सी हैं, कौन वो आदमी है जो इस ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम से फायदा उठा सकते हैं। इस गवर्नमेंट ऑर्डर के अंदर जो 27% रिजर्वेशन की बात की गई, वो कौन से वो लोग हैं जो इसके अंदर आएंगे या जिसे वो बेनिफिट मिलेगा। तो बीपी मंडल नाम के इस आदमी ने इस बात को उठाया 1979 के अंदर। फिर क्या हुआ, इट वाज आस्क्ड टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया ऑफ आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। जब उन्हें कहा गया कि आप आइडेंटिफाई करके बताओ कौन सी वो स्टेट है, कौन सी वो इकोनॉमी है या कौन से वो लोग समाज के अंदर हैं जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, तो इस रिपोर्ट के अंदर फिर एक रिपोर्ट सौंपी गई पार्लियामेंट को 1980 के अंदर, जिसमें बताया गया कि ये वो लोग जो हैं सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं और इन लोगों को जॉब के अंदर जो है 27% का रिजर्वेशन देना चाहिए। फिर क्या होता है 1989 तक ये समय इसी तरीके से खिंचता रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ देना चाहिए रिजर्वेशन, कुछ कहते हैं नई डिबेट हो रही थी, कुछ लोग फेवर में थे, कुछ लोग अगेंस्ट में थे। फिर इसमें हुआ इलेक्शन का समय आ गया, 1989 के बाद इलेक्शन होने थे। उन दिनों एक पार्टी हुआ करती थी जनता दल, उसने कहा अगर हम लोग सत्ता में आए, अगर हम लोग पावर में आए तो हम इस कानून को जो है पास करवा देंगे। और ऐसा ही हुआ, देश के अंदर 1989 में इलेक्शंस हुए। इलेक्शन होने के बाद जनता दल पार्टी जो है जीत नहीं पाई, मेजॉरिटी से नहीं जीत पाई, लेकिन उसके बावजूद भी उसने कोलिशन से सरकार बनाई, गठबंधन की सरकार बनाई और वीपी सिंह नाम के एक आदमी को उस पार्टी का लीडर बनाया गया और वही आदमी उन दिनों प्रधानमंत्री भी बने और इन्होंने ही इसका डिक्लेरेशन किया कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन दिनों जो प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के वो थे रामस्वामी वेंकटरेमन। इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एड्रेस करते हुए, मतलब पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए अनाउंसमेंट किया कि आज से हमारे देश के अंदर मंडल कमीशन जो है लागू होगा। बीपी मंडल जो बात को कहते थे उसकी वजह से क्लियरेंस आया कि सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग कौन कौन हैं, उन सबको रिजर्वेशन दिया जाएगा। इस बात को जो है हम मान लेते हैं।
इसी वजह से ये जो दिया है आपके बोर्ड पर लिखा है ना कि 13 अगस्त 1990, ये तो बिल्कुल फाइनल डेट बता दी जब हमने उसको इशू करना शुरू कर दिया, लेकिन एक काम को करने से पहले पूरा प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर जो है हमारा 1979 से शुरू हो गया था, जिसके अंदर बीपी मंडल नाम के आदमी ने काफी लड़ाइयां लड़ी और उसने अपनी बातों को इस कमीशन के अंदर रखा था। क्लियर हो गया आप लोगों को? फिर इसके अंदर अगला टॉपिक अब हम पढ़ेंगे, नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन।